शिवसेना के पूर्व नेता और मुंबई पुलिस के विवादित अधिकारी सचिन वाजे को आखिरकार एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया। सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर मिली स्कॉर्पियो कार को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। एंटीलिया के बाहर खड़ी स्कॉर्पियो वही थी जिसका इस्तेमाल अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी के दौरान सचिन वाजे ने किया था। रिपब्लिक टीवी के संस्थापक को गिरफ्तार करने के लिए अलीबाग पुलिस गई थी। सचिन वाजे ने उन्हें गिरफ्तार किया था। सूत्रों का ये कहना है कि एटीएस को अब वो सीसीटीवी फुटेज भी मिल गया है जिसमें अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी से उसका कनेक्शन सामने आया है। ये भी पता चला है कि उस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर फेक है। इसके पहले एशिया के सबसे अमीर कारोबारी मुकेश अंबानी के मुंबई स्थित बहुमंजिला आवास एंटीलिया के बाहर मिली संदिग्ध कार, उसमें बरामद किए गए बम बनाने के सामान के मामले में कार्रवाई हुई है। उस कार के मालिक मनसुख हिरेन भी कुछ दिनों बाद मृत पाए गए थे। उनके परिजनों ने सचिन वाजे पर उनकी हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया था। सचिन वाजे से एनआईए ने 12 घंटे पूछताछ की और फिर देर रात उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 120B, 286, 465, 473 आपराधिक धमकी के तहत मामला दर्ज किया गया। सचिन वाजे शनिवार को सुबह 11 बजे एनआईए के दफ्तर पहुंचे जहां उनसे पूछताछ हुई। उससे पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर एक संदेश पोस्ट कर आरोप लगाया था कि उनके साथी ही उन्हें गलत मामलों में फंसा रहे हैं। उन्होंने लिखा था कि अब दुनिया को अलविदा कहने का समय नजदीक आ गया है। एनआईए को सचिन वाजे के खिलाफ कई सबूत मिले जिसके बाद गिरफ्तारी की कार्रवाई की गई। एनआईए अगर किसी मामले की जांच कर रहा होता है तो उसके पास ये शक्ति है कि वो उससे जुड़े अन्य मामलों की भी जांच करे। ऐसे में एनआईए जल्द ही मनसुख हिरेन की हत्या का मामला भी अपने हाथ में ले सकता है। सचिन वाजे ने आरोपों को निराधार बताते हुए 3 मार्च 2004 का दिन याद किया और दावा किया तब सीआईडी के उनके साथियों ने उन्हें गलत मामले में गिरफ्तार कर लिया था। उन्होंने कहा कि इतिहास खुद को दोहराने जा रहा है। सचिन वाजे को एनआईए द्वारा अदालत में पेश करके उनकी कस्टडी मांगी जाएगी। सचिन वाजे कई वर्षों तक शिवसेना के नेता रहे। वाजे ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लिखा था, मेरे साथी अधिकारी मुझे झूठा फंसाना चाहते हैं। तब शायद मेरे पास 17 साल की आशा, धैर्य, जीवन और सेवा भी थी। अब मेरे पास ना तो 17 साल का जीवन होगा, न ही सेवा और न ही जीने के लिए धैर्य। इसके 1 घंटे बाद ही वो एनआईए दफ्तर पहुंचे थे। रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। विधानसभा में कमजोर तबके के विधायकों की आवाज को दबाने का मुद्दा गंभीर होता जा रहा है। अब हालात ये हैं कि कांग्रेस के कई विधायक इस मुद्दे पर इस्तीफा देने की तैयारी कर रहे हैं। उपचुनाव से पहले कांग्रेस में गहलोत सरकार के खिलाफ विधायकों ने मोर्चा खोलकर पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी। पायलट खेमे के विधायक रमेश मीणा, मुरारी मीणा और वेद प्रकाश सोलंकी गहलोत सरकार को घेरने में लग गए हैं। कांग्रेस के इन 3 विधानसभा सदस्यों ने राजस्थान सरकार की ओर से सदन में अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यक समुदाय के विधायकों के साथ भेदभाव करने, उनकी आवाज को दबाने के प्रयासों का आरोप लगाया। यही नहीं, रमेश मीणा ने कहा कि उन्होंने कांग्रेस विधायकों की समस्या राहुल गांधी के सामने रखने के लिए समय भी मांगा। यदि हमारी सुनवाई नहीं हुई तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। असल में विधानसभा में 50 विधायकों को बिना माइक वाली सीट दिए जाने का मुद्दा और गर्मा गया। इससे पहले इस मुद्दे पर विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी तथा कांग्रेस विधायक रमेश मीणा के बीच बहस हुई थी। वहीं अब वेद प्रकाश सोलंकी ने भी इस मुद्दे पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि कोरोना प्रोटोकॉल का हवाला देते हुए 50 विधायकों को विधानसभा में बिना माइक की सीटें दी गई, जिसमें से ज्यादातर दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक समुदाय से हैं। उन्होंने पार्टी के मुख्य सचेतक महेश जोशी से 50 विधायकों की सूची सार्वजनिक करने और विधानसभा में सीट आवंटित करने के मानदंडों की जानकारी देने की मांग की। इस मामले को लेकर दौसा विधायक मुरारी लाल मीणा ने कहा, रमेश मीणा ने क्या कहा ये पता नहीं है, लेकिन हम परेशान तो हैं। वहीं चाकसू विधायक सोलंकी का कहना है कि एसटी, एससी व अल्पसंख्यक कांग्रेस की रीढ़ है। दूसरी तरफ आप उन्हीं के विधायकों को कमजोर करते हैं। दोनों चीजें साथ साथ तो नहीं हो सकती। जहां एक और पायलट गुट के विधायकों ने सदन में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला, वहीं जयपुर में हुई प्रतीकात्मक दांडी यात्रा में भी पायलट खेमे के विधायक शामिल नहीं हुए। वहीं सीएम गहलोत ने मंच से कहा, महात्मा गांधी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए किसी को पीले चावल बांटने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। जैसे ही अखबार से जानकारी मिले तो कार्यक्रम में पहुंच जाइए। कांग्रेस में बड़ी रार के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने भी बयान देकर उन्हें घेरने की कोशिश की। पुनिया ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के रमेश मीणा ने इस तरह का बयान दिया है, इससे जाहिर है कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। शुभेंदु अधिकारी के पिता और टीएमसी से सांसद शिशिर अधिकारी ने अपने मन की बात खोल कर रख दी। उन्होंने कहा कि राज्य में प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर जनता वोट देने का मन बना चुकी है। राज्य में प्रधानमंत्री मोदी का नाम चल रहा है और वही आएंगे।
शिशिर अधिकारी कहते हैं कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अच्छी और लड़ाकू नेता हैं, लेकिन पिछले 10 सालों में धीरे धीरे तृणमूल की स्थिति काफी कमजोर हो गई है। अधिकारी का कहना है कि नारदा शारदा कोयला घोटाला समेत हजारों करोड़ के भ्रष्टाचार ने सरकार और ममता की छवि को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। हिंसा समेत तृणमूल के पराभव के तमाम कारण है। शिशिर अधिकारी के तीखे हमले के बाद तृणमूल के नेता पार्थ चटर्जी ने कहा, शिशिर से किस मुंह से बात करें। पार्थ के मुताबिक उनके बेटे शुभेंदु और सौम्येंदु बीजेपी में हैं। शुभेंदु तृणमूल से बागी होकर नंदीग्राम से चुनाव लड़ रहे हैं। शिशिर पार्टी के सांसद और वरिष्ठ नेता हैं। उनके मन में और जुबान पर 2 अलग अलग चीजें चल रही हैं। उन्हें तय करने दीजिए कि यह क्या है। तृणमूल कांग्रेस के ही एक अन्य नेता का कहना है कि राजनीति में ही ढोंग के साथ सब चलता है। शिशिर अधिकारी के मन में अब बीजेपी जगह बना चुकी है, इसलिए बहुत कुछ कहने सुनने की गुंजाइश नहीं है। अब 2 मई का ही सबको इंतजार है। शिशिर ने टीएमसी पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब से उनके बेटे शुभेंदु और सौम्येंदु बीजेपी में गए हैं, तृणमूल के लोग उनकी बात नहीं करते, मीटिंग में नहीं बुलाते, संपर्क कटा हुआ है। शिशिर अधिकारी ही नहीं, पुत्र शुभेंदु भी 2009 से 16 तक पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्य, 2016 के उपचुनाव में कोलकाता सदस्य और 2019 में फिर लोकसभा सदस्य चुने गए। उनके भाई और शुभेंदु अधिकारी 2009 में तामलुक लोकसभा सीट से चुनाव जीते थे। उन्होंने 2016 में इस्तीफा दे दिया और पश्चिम बंगाल विधानसभा का रुख किया। तब तामलुक सीट से दिव्येंदु चुनकर लोकसभा में आ गए थे। शिशिर अधिकारी ने कहा वह और उनके बेटे दिव्येंदु अधिकारी तृणमूल के सांसद हैं। आप दल बदल विरोधी कानून देख लीजिए, उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया है। इसके दायरे में आए, लेकिन उन्हें नहीं पता कि अभी वह किस दल में है और आगे क्या होगा। शिशिर अधिकारी कहते हैं कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, इसलिए उन्हें आने वाले समय की चिंता नहीं है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल और बीजेपी में कड़ा मुकाबला हो रहा है। 2 मई के बाद सबको पता चल जाएगा कि बंगाल में क्या हुआ। शिशिर का कहना है कि वह और दिव्येंदु किसी का प्रचार नहीं कर रहे और न ही जनता से अभी किसी को वोट देने की अपील कर रहे हैं। वे तृणमूल के सांसद हैं और बेटा बीजेपी का उम्मीदवार। हल्दिया जिले में भी शिशिर अधिकारी परिवार की अच्छी राजनीतिक धमक है, लेकिन वोट देने के सवाल पर कहते हैं कि विवेक जिसको वोट देने को कहेगा, वोट उसी को दूंगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। मुंबई पुलिस के विवादास्पद अधिकारी सचिन वाजे की गिरफ्तारी से शिवसेना बेचैन हो गई है, तो जाहिर है कि इस मामले को लेकर महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज हो गई है। एक तरफ बीजेपी ने वाजे का नार्को टेस्ट कराए जाने की मांग की, तो बौखलाए संजय राउत का बड़ा बयान आ गया। संजय राउत को सचिन वाजे की गिरफ्तारी से लेकर मामले की जांच एनआईए के द्वारा किए जाने तक हर बात से परेशानी है। इतना ही नहीं, अब संजय राउत मुकेश अंबानी के घर के पास मिली संदिग्ध गाड़ी से लेकर मनसुख हिरेन तक के मामले को सियासी चश्मे से देखने लगे हैं। शिवसेना के मुखपत्र सामना में लिखा कि इन सभी मामलों की गुप्त जानकारी पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास सबसे पहले ही पहुंच रही है, जो सरकार के लिए शुभ संकेत नहीं है। सामना में लिखा कि अंबानी परिवार के घर के बाहर एक संदिग्ध गाड़ी खड़ी रहती है। उस गाड़ी के मालिक मनसुख हिरेन की तुरंत संदेहास्पद मौत हो जाती है। विधानसभा में उस पर 4 दिन हंगामा होता है। ये सभी रहस्यमय मामले महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मचा रहे हैं। इन सभी मामलों की गुप्त जानकारी विरोधी नेता फडणवीस के पास सबसे पहले पहुंचती रही। सरकार के लिए ये शुभ संकेत नहीं है। राउत ने कहा कि इस मामले की जांच एनआईए को तब सौंपी गई जब बीजेपी ने विधानसभा में इस मामले को उठाया था। केंद्र सरकार ने इसकी जांच एजेंसी को क्यों सौंपी? क्योंकि यह भाजपा के लिए संभव था। भाजपा केंद्र में है, यह महाराष्ट्र जैसे राज्यों पर दबाव बनाने का पैंतरा है। सामना में लिखा कि मुकेश अंबानी और उनके परिवार की जान देश के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, ये देशवासियों को पिछले 15 दिन में नए ढंग से समझ में आ गया। ये अच्छा ही हुआ कि एक दिन सुबह सुबह स्कॉर्पियो गाड़ी अंबानी के आलीशान निवास स्थान के परिसर में खड़ी होती है। इस गाड़ी पर संदेह होने पर पुलिस वहां पहुंचती है और इस गाड़ी से जिलेटिन की 21 छड़ें मिलती हैं। उसके बाद एक आतंकवादी संगठन का धमकी भरा संदेश मिलता है। इस पर कहा गया कि यह अंबानी परिवार को मारने की साजिश है, और अंबानी परिवार को मारने की साजिश जैश उल हिंद क्यों रचेगा? महाराष्ट्र बीजेपी के वरिष्ठ नेता राम कदम ने वाजे का नार्को टेस्ट कराए जाने की मांग की। राम कदम ने ट्वीट कर कहा कि आखिरकार सचिन वाजे को एनआईए ने गिरफ्तार कर ही लिया। क्या अब सचिन वाजे को बचाने का कुकर्म करने वाली शिवसेना नेतृत्व सरकार देश से माफी मांगते हुए सचिन वाजे का नार्को टेस्ट करेगी? उन्होंने आगे कहा, हमारी मांग है कि सचिन वाजे का नार्को टेस्ट कराया जाए, जिससे ये पता चले कि महाराष्ट्र सरकार उसे बचाना क्यों चाहती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। मुकेश अंबानी के दक्षिणी मुंबई के ताड़देव स्थित बहुमंजिला आवास एंटीलिया के बाहर एक
बम बनाने के सामान से लैस स्कॉर्पियो मिलने में मुंबई पुलिस के अधिकारी सचिन वाजे की गिरफ्तारी से शिवसेना बेचैन हो गई है। संजय राउत तो खुलकर केंद्र सरकार और एनआईए के खिलाफ बयान देने लगे। इसकी वजह अब सामने आई है। सूत्रों का कहना है कि सचिन वाजे ने अपना सारा जुर्म एनआईए के सामने कबूल कर लिया और कहा कि वो तो इस मामले में छोटी मछली हैं। इसके बाद सचिन वाजे ने इस मामले में लिप्त शिवसेना के कई नेताओं का नाम उगला। एनआईए के सामने सचिन वाजे के कबूलनामे के बाद शिवसेना की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। यही वजह है कि शिवसेना लगातार सचिन वाजे के बचाव में खुलकर उतर आई। बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना की इस घबराहट पर चुटकी लेते हुए कहा कि सचिन वाजे को वकील की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि उनकी पैरवी खुद सीएम उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। इसके पहले एनआईए ने जानकारी दी है कि सचिन वाजे को कारमाइकल रोड में बम रखी हुई गाड़ी पार्क करने में भागीदारी वाले मामले में गिरफ्तार किया गया है। वाजे की एसयूवी को जब्त कर लिया गया है और सबूत के लिए कार की तलाशी ली जा रही है। सचिन वाजे ने कबूल कर लिया है कि वो मुकेश अंबानी को दी गई बम वाली धमकी षड्यंत्र का हिस्सा थे। सूत्रों का कहना है कि वाजे तो इस पूरे षड्यंत्र का एक बहुत छोटा सा हिस्सा थे और बड़े खिलाड़ी शिवसेना के नेता रहे हैं जिनका उन्होंने नाम लिया है। वाजे ने पूछताछ में कहा वो तो सिर्फ इस पूरे प्रकरण का एक छोटा सा ऊपरी हिस्सा है। अब जब इस मामले में शिवसेना नेताओं के नाम सामने आए हैं तो पार्टी के प्रवक्ता संजय राउत ने सवाल उठाते हुए कहा कि एक उद्योगपति के मामले की जांच एक केंद्रीय एजेंसी क्यों कर रही है। एनआईए हर एंगल से इस मामले की जांच कर रही है जो अभी भी जारी है। राउत ने कहा कि मुंबई पुलिस ने कई बड़े केस हल किए हैं और इस केस की भी जांच हो रही थी, लेकिन अचानक एनआईए घुस आती है तो ताबड़तोड़ कार्रवाई करती है। संजय राउत ने दावा किया कि इससे मुंबई पुलिस का मनोबल गिरा है। सचिन वाजे की जो इनोवा गाड़ी तलाशी के लिए लाई गई है, कहा जा रहा है कि वो उस दिन उक्त स्कॉर्पियो से कुछ ही दूरी पर खड़ी थी। बीजेपी नेता राम कदम ने सच्चाई सामने लाने के लिए सचिन वाजे के नार्को टेस्ट कराए जाने की मांग की। हाल ही में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी कहा था कि पुलिस अधिकारी के साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा है मानो वह ओसामा बिन लादेन हो, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने चुटकी लेते हुए कहा कि वाजे को वकील की कोई आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि उनकी वकालत खुद राज्य के सीएम ही कर रहे हैं। वाजे के बारे में बता दें, उन्हें एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहा जाता रहा है। कोल्हापुर के रहने वाले वाजे 1990 बैच के अधिकारी हैं। उन्होंने 1992-2004 के बीच 63 अपराधियों का एनकाउंटर किया। मुंबई के घाटकोपर ब्लास्ट से जुड़े मामले में ख्वाजा यूनुस की पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी, जिसके बाद सीआईडी जांच हुई तो वाजे गिरफ्तार हुए। निलंबन के बाद वो शिवसेना में चले गए, लेकिन 2020 में उन्हें शिवसेना की सरकार में फिर भर्ती मिल गई। टेक्नोलॉजी पर अच्छी पकड़ के चलते उन्होंने साल 2010 में लाल बिहारी नाम की नेटवर्किंग साइट भी शुरू की। तकनीक की अच्छी जानकारी रखने वाले वाजे ने कथित तौर पर सॉफ्टवेयर भी डेवलप किया। निलंबन के समय वो मीडिया में बतौर विशेषज्ञ आते रहे। इस दौरान भी कुछ जांच एजेंसीज ने उनका सहयोग लिया था। वाजे ने शीना बोरा हत्या मामले में और डेविड हेडली पर किताब भी लिखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। नंदीग्राम में नामांकन के दौरान लगी चोट को हमला बताकर टीएमसी ने चुनावी फायदा उठाने की तमाम कोशिशें की, लेकिन कहते हैं कि झूठ के पैर नहीं होते, इसलिए झूठ की बुनियाद पर बनी खबर की पोल खुली तो खुलती ही चली गई। दांव उल्टा पड़ा तो अब टीएमसी इस मामले में मुंह छुपाए फिरने लगी। टीएमसी ने गुपचुप ममता बनर्जी को टॉलीगंज से चुनाव लड़वाने की योजना बनाई, लेकिन बीजेपी ने वहां से बाबुल सुप्रियो को उतारकर ममता बनर्जी का खेल ही खराब कर दिया। टॉलीगंज टीएमसी की सबसे सुरक्षित सीटों में से एक है, लेकिन बाबुल सुप्रियो की चुनौती के बाद अब ये सीट खतरे में पड़ गई है। बीजेपी ने बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की जो सूची जारी की है, उससे जाहिर है कि वह ममता बनर्जी के लिए कोई भी सीट सुरक्षित नहीं रहने देगी। उसने टॉलीगंज से केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो को मैदान में उतारा। फिलहाल इस सीट से 3 बार के विधायक अरूप विश्वास टीएमसी के आधिकारिक उम्मीदवार हैं, लेकिन बताया जाता है कि टिकट देने के साथ ही उन्हें अपना प्रचार धीमा रखने के निर्देश देते हुए ये बता दिया गया था कि ममता खुद यहां से मैदान में उतर सकती हैं। इस सीट पर 10 अप्रैल को मतदान होगा। नामांकन भरने की अंतिम तारीख 23 मार्च है। टीएमसी सूत्रों का कहना है कि चोट लगने के बाद ममता बनर्जी को एहसास है कि अब वह नंदीग्राम में धुआंधार प्रचार नहीं कर सकती। शुभेंदु अधिकारी के बीजेपी में जाने के बाद इस इलाके में पार्टी कैडर्स के गिरे मनोबल को उठाने के लिए ममता ने यहां से चुनाव लड़ने का फैसला लिया था, लेकिन अब बदले हालात में कयास लगाए जा रहे हैं कि वह दूसरी सीट से चुनाव लड़ेंगी और वह सीट दक्षिण कोलकाता की टॉलीगंज होगी। यह बंगाली फिल्म उद्योग का केंद्र है और अब तक टीएमसी के लिए सेफ रही है, लेकिन सांसद बाबुल सुप्रियो की उम्मीदवारी ने इस सीट को भी हाई प्रोफाइल और कड़े मुकाबले का रणक्षेत्र बना दिया है। बंगाल की 294 विधानसभा सीटों के लिए 8 चरणों में चुनाव होना है।
चुनाव 27 मार्च से शुरू होकर 29 अप्रैल तक होंगे। मतों की गिनती 2 मई को होगी। बीजेपी ने रविवार को तीसरे चरण के लिए 27 और चौथे चरण के लिए 36 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। इसमें बाबुल सुप्रियो के अलावा कई अन्य सांसदों के नाम भी शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। एनआईए द्वारा गिरफ्तार किए गए मुंबई क्राइम ब्रांच के अफसर सचिन वाजे को लेकर बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने बड़ा खुलासा किया। उनका दावा है कि सचिन वाजे शिवसेना का गुर्गा है। बीजेपी नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने बताया कि वाजे के आधा दर्जन से ज्यादा बिजनेसेस हैं। उनका दावा है कि वाजे के पार्टनर शिवसेना के नेता हैं। सोमैया ने कहा कि मुंबई के पुलिस अधिकारी सचिन वाजे के 6 से अधिक बिजनेसेस हैं। मुंबई के पुलिस अधिकारी सचिन वाजे के 6 से अधिक बिजनेसेस हैं। मल्टी बिल्ड इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, टेक लीगल सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, डिजी नेक्स्ट मल्टीमीडिया लिमिटेड और भी कई हैं। इनमें बिजनेस पार्टनर कौन है? शिवसेना के नेता संजय माशेलकर और विजय गवई। सचिन वाजे चीज ही क्या है? संजय राउत ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मेरा मानना है कि सचिन वाजे एक बहुत ही ईमानदार और सक्षम अधिकारी हैं। उसे जिलेटिन की छड़ें पाए जाने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। एक संदिग्ध अधिकारी हैं। एक संदिग्ध मौत भी हुई है। मामले की जांच करना मुंबई पुलिस की जिम्मेदारी है। किसी केंद्रीय टीम की जरूरत नहीं थी। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र के सीएम और गृह मंत्री उनके बचाव में इस तरह से आ रहे हैं जैसे वे उनके वकील हों। मुझे लगता है कि अभी तो केवल एक एंगल ही सामने आया है, लेकिन मनसुख हिरेन की मौत का मामला अभी तक हल नहीं हुआ है। जांच से पता चलेगा कि कौन शामिल था और उसका क्या इरादा था। इसके पहले सचिन वाजे को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने 25 मार्च तक उसे एनआईए की कस्टडी में भेज दिया। इससे पहले सचिन वाजे ने ठाणे की एक अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी, जो खारिज कर दी गई थी। कोर्ट से एनआईए ने सचिन वाजे की 14 दिन की कस्टडी मांगी थी। एनआईए ने कहा कि यह एक बड़ी साजिश है। इसमें कई लोगों के शामिल होने का संदेह है। इससे सूत्रों ने बताया कि सचिन वाजे ने कबूल कर लिया कि वो षड्यंत्र का हिस्सा थे। सूत्रों के हवाले से यह भी बताया गया कि वह इस पूरे षड्यंत्र का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। बड़े खिलाड़ी शिवसेना के वे नेता हैं जिनका उसने नाम लिया। सचिन वाजे को एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी कहा जाता है। कोल्हापुर के रहने वाले वाजे 1990 बैच के अधिकारी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।